हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11 के लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स को देखेंगे। ये बहुत ही हल्का टॉपिक है और याद रखना है कि ये जो लिमिट है इसको अच्छा समझना है, क्योंकि क्लास 12 में ये मैथ का रीढ़ का हड्डी हो जाता है। अर्थात ये क्लास 12 में कैलकुलस में आता है और उससे 12 में 40 मार्क का रहता है। तो कहने का मतलब है कि यदि हम लोग क्लास 11 में लिमिट को अच्छा से यदि पढ़ ले तो 12 में हमको समझने में दिक्कत नहीं होगा। 11th में थोड़ा हल्का है और इसी का थोड़ा बड़ा रूप हम लोग 12 में देखेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं यदि पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखें तो आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएगा। वैसे किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी समझने में यदि दिक्कत है तो वो हमारे यदि कमेंट्स बॉक्स में लिखकर यदि भेजता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस प्रॉब्लम को दूर करने का पूरा कोशिश करेंगे। तो हम लोग ध्यान से देखें लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। तो ये जो लिमिट एंड डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव हम लोग अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। डेरिवेटिव को हम लोग अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। अभी हम लोग फिलहाल लिमिट को पढ़ते हैं। ये चीज़ हम लोग कई बार अपने दैनिक जीवन में भी यूज करते हैं। आप लोग देखते होंगे कि यदि कभी भी किसी दूसरे दोस्त से यदि बात करते हैं और कभी बातचीत के क्रम में कोई दोस्त आपको बोलते बोलते कुछ हद को पार कर देता है तो आप उससे जरूर कहते हैं ज़्यादा मत बोलो, अपने लिमिट में रहा करो। लिमिट में रहा करो, इसका मतलब है लिमिट का अर्थ होता है सीमा, अर्थात एक बाउंड्री, अर्थात अपने सीमा में रहो, एक बाउंड्री में रहो। तो यहाँ पर भी मैथ में हम लोग उसी बाउंड्री को देखेंगे। मैथ भी एक सीमा के अंतर्गत बनता है। ऐसा नहीं है कि बिना सीमा का ही मैथ चलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानेंगे बाउंड्री ऑफ मैथमेटिक्स। बाउंड्री ऑफ मैथमेटिक्स अर्थात मैथ का भी एक सीमा होता है। हर एक चीज का एक सीमा होता है। बिना सीमा का तो कोई चीज चलता नहीं है। आप लोग भी ये देखते होइएगा कि घर में रहने का भी एक सीमा होता है, खाने का एक सीमा होता है, टीवी देखने का एक सीमा होता है, पढ़ने का एक सीमा होता है, घूमने का सीमा होता है। न जाने सोकर उठने के बाद और सोने से पहले न जाने हम लोग कितना सीमाओं के घेरे में घिरे रहते हैं। यदि स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं वहाँ भी हम लोग का अनेक प्रकार का सीमा होता है। सेम उसी तरह मैथ का भी एक सीमा होता है और उसी सीमा के अंतर्गत हम लोग मैथ को बनाते हैं। तो क्या सीमा होता है, तो आते हैं देखते हैं मैथ का क्या सीमा होता है। जैसे हम लोग भाग तो जानते ही हैं। भाग, यदि मान ले यदि हम 5 में 5 से यदि भाग दे तो कितना होगा, ये तो सब स्टूडेंट जानता होगा। क्लास अब बहुत स्टूडेंट के मन में ये बात होगा कि क्या सर आप 11th में क्लास 2, 3 का चीज़ पढ़ाते हैं। तो याद रखना जितना भी ऊंचे क्लास में हम लोग क्यों ना चले जाएं, बेसिक उस सवाल को बनाने का बेसिक चीज़ हमको नीचे वाले क्लास से ही आता है। ऊपर वाले क्लास में बेसिक नहीं मिलता है। उसी बेसिक से हम लोग ऊपर वाले क्लास को सीखते हैं। तो 5 में यदि 5 से भाग दिया जाए 5/5 तो कितना होगा, ये तो सब स्टूडेंट जानते होंगे कि सर 5 में यदि 5 से भाग दिया जाए तो एक मर्तबे कट जाएगा और 1/8 1/1 अर्थात इसका आंसर 1 होगा। यानी क्यों कट गया, 5/5 है तो 1/1 हो गया अर्थात 1 हो गया। ठीक, ये तो सब स्टूडेंट को आता है। अब यदि हम ये पूछे कि यदि 0 में
किसी भी संख्या से भाग दिया जाए, किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तब क्या होगा? तब कुछ स्टूडेंट कहेगा सर ऊपर में यदि जीरो रहता है, ऊपर में यदि जीरो रहता है और नीचे में कोई भी अंक हो, ऊपर में यदि जीरो है और नीचे में कोई भी अंक हो तो इस पूरे का मान जीरो हो जाता है, इस पूरे का मान जीरो हो जाता है। नीचे में कोई भी अंक हो, जैसे 0/-8 हो तो इसका मान जीरो होगा, यदि 0/20 हो तो इसका मान जीरो हो, अर्थात 0 नीचे में कोई नॉन जीरो हो तो इस पूरे का मान जीरो हो जाता है। ठीक, तो ऊपर में जीरो हो और नीचे में कोई अंक हो, नीचे में कोई भी अंक हो तो उस पूरे का वैल्यू जीरो हो जाता है। ठीक, अब हम यदि ऊपर में 7 लिख दे और नीचे में जीरो लिख दे, अर्थात 7 में जीरो से यदि भाग दिया जाए तब कितना होगा? इसमें भी कुछ स्टूडेंट जानता होगा। 7 में यदि जीरो से भाग दिया जाए तब कितना होगा? तो याद रखना है इसका मान इन्फिनेटिव हो जाएगा, इन्फिनेटिव। ऊपर में यदि कोई भी अंक हो, यानी ऊपर में नॉन जीरो हो, ठीक है, ऊपर में नॉन जीरो हो और नीचे में यदि जीरो हो तो इसका मान इन्फिनेटिव हो जाता है। ठीक है, इन्फिनेटिव। तो ये 3 ठो भाग हम लोग को ध्यान से देखना है, इसी पर पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। याद रखना है, अभी जो हम बता रहे हैं इसको ध्यान से समझना है, इस पर पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। एक बार फिर से बता देते हैं, यदि किसी संख्या में उसी संख्या से, किसी संख्या में उसी संख्या से भाग दिया जाए तो ये कटकर 1 हो जाता है। यदि ऊपर में जीरो हो और नीचे में कोई भी अंक हो, ऊपर में जीरो हो और नीचे में कोई भी अंक हो तो इस पूरे का वैल्यू जीरो हो जाता है। और यदि ऊपर में कोई अंक हो, ऊपर में कोई अंक हो और नीचे में यदि जीरो हो तो पूरे का वैल्यू इन्फिनेटिव हो जाता है। ठीक है, इतना तो हम लोग समझ गए। चलिए, इतना यदि हम लोग समझ गए तब अब हम यदि ये तीनों चीज हम लोग समझ गए, यदि ये तीनों चीज हम लोग समझ गए तो अब हम एक क्वेश्चन पूछते हैं। एक क्वेश्चन क्या? यदि क्वेश्चन है कि यदि जीरो में जीरो से भाग दिया जाए तब क्या होगा? जीरो में जीरो से भाग दिया जाए तब क्या होगा? हम 5 सेकंड का ब्रेक लेते हैं, यानी 5 सेकंड आपको समय देते हैं। 5 सेकंड आप दिमाग में सोचिए और फिर हम आपको बताएंगे। चलिए, कुछ स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। ठीक, अब क्या? तो एक बार फिर इसी को देखें। यदि सेम अंक ऊपर हो, सेम अंक नीचे हो, यदि सेम अंक ऊपर हो, सेम अंक नीचे हो तो ये कट करके 1 हो जाता है और इसका मान 1। सेम अंक ऊपर और ये सेम अंक नीचे हो तो यहाँ पर भी तो वही होगा, सेम अंक है, 0 0 सेम अंक है, जैसे ये सेम अंक है, ये सेम अंक है, तो 0 और 0 सेम अंक है। यदि ये कटेगा तो 1/1 अर्थात इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। कटेगा तो इसका मान 1 हो जाएगा। आप कोई कहेगा कि सर हाँ ये बात तो सही है, आप यहाँ पर बोले हैं यदि सेम अंक हो, ठीक है, जैसे 8/8 हो, सेम अंक हो तो कट करके 0 हो जाएगा। उसी तरह 0/0 है तो कट करके कितना हो जाएगा? 1/1 अर्थात 1। ठीक, कोई स्टूडेंट कहेगा सर आप इसमें क्या बोले हैं? इसमें ये आप बोले थे कि यदि ऊपर में 0 हो और नीचे में कुछ भी हो, ऊपर में 0 हो और नीचे में कुछ भी हो, नीचे में हमको नहीं देखना, ऊपर में यदि 0 है तो इस पूरे का मान 0 हो जाता है। ऊपर में यदि 0 है तो इस पूरे का मान हमारा 0 हो जाता है। ठीक, ऊपर में यदि 0 हो तो इस पूरे का वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक है,
अब कोई स्टूडेंट कहेगा सर यहाँ को देखिए, तो आप इसमें क्या बोले हैं, इसमें आप बोले थे नीचे में यदि जीरो ऊपर में कुछ भी हो, यहाँ पर यदि हम सिर्फ नीचे वाले को देखें, सिर्फ नीचे वाले को देखें, नीचे वाले को यदि हम देखें तो जीरो है, ऊपर में कुछ भी हो इससे मतलब नहीं है। नीचे में यदि जीरो है तो इसका मान इंफिनिटिव है, इंफिनिटिव हो जाता है। एक बार फिर से बता देते हैं, पहले भाग में हम बोले हैं यदि सेम अंक हो तो ये कट कर 1 हो जाता है, तो ये नियम यहाँ भी अप्लाई होगा, ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, तो ये कट करके 1 हो गया। ठीक, दूसरे भाग में हम क्या बोले हैं, दूसरे भाग में हम ये बोले हैं यदि ऊपर में जीरो हो और नीचे में कुछ भी हो, ऊपर में जीरो हो और नीचे में कुछ भी हो, तो यहाँ पर यदि हम नीचे वाले को झांप ले और ऊपर में हम जीरो यदि देख रहे हैं तो इस पूरे का मान तो जीरो हो गया। ठीक, अब इस वाले में हम क्या बोले हैं, इस वाले में हम ये बोले हैं यदि नीचे में जीरो, नीचे में यदि जीरो हो तो उस पूरे का भी, ऊपर में कुछ भी हो, नीचे में यदि जीरो है और ऊपर में कुछ भी है तो इस पूरे का मान इन्फिनेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर यदि हम यहाँ देखें तो यदि ऊपर वाले को झांप ले तो नीचे में जीरो है तो इस पूरे का मान इन्फिनेटिव हो जाता है। अब तो एक प्रॉब्लम है, अब एक प्रॉब्लम हो गया। क्या है प्रॉब्लम, तो अब हमको ये क्वेश्चन ये समझना है कि यदि 3/9 को यदि डिवाइड दिया जाए, काटा जाए, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1/3, यानी 1/3 आएगा। क्या 1/3 के अलावे, फिर से ध्यान सुनना है, यदि 3 में 9 से भाग दिया जाए तो कितना आएगा आंसर, 1/3। क्या 1/3 के अलावे और भी कोई आंसर आ सकता है क्या? कोई भी स्टूडेंट यदि काटेगा, कोई भी विद्यार्थी यदि इसको भाग देगा तो क्या 1/3 के अलावे दूसरा आंसर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसका मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी संख्या में, किसी संख्या से यदि भाग दिया जाए तो आंसर एक ही होगा, आंसर एक ही होगा। लेकिन यहां पर हम क्या देखते हैं, आंसर तो 3 आ गया। जीरो में जीरो से भाग देते हैं तो 1 भी होता है, जीरो भी होता है, इंफिनिटिव भी हो जाता है। ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि किसी में किसी से भाग दिया जाए तो इसका 3 आंसर कैसे होगा, लेकिन यहां तो 3 आंसर हो जाता है। अभी तक जो बड़े से बड़े मैथमेटिशियन है वो इस सवाल का सही आंसर नहीं निकाल पाए, 0/0 का सही आंसर नहीं निकाल पाए कि 0/0 का वास्तव में सही आंसर क्या होगा, 1 होगा या 0 होगा या इन्फिनिटिव होगा, सही आंसर नहीं निकाल पाए हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग लिमिट कहते हैं। जो एक यहां पर देखिए, यहां पर हम क्या बताएं कि मैथ का भी एक सीमा होता है। ठीक है, जैसे अभी हम किसी को किसी से भाग दिए तो एक ही ना आंसर आना चाहिए, 3 आंसर तो नहीं आना चाहिए, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं 3 आंसर आता है। अर्थात ये ऐसे समझे हम लोग कि 8 में यदि हम 16 से भाग करें तो कितना आंसर आएगा, 1/2। क्या किसी का आंसर 1/3 आएगा? क्या किसी का आंसर 1/4 आएगा? क्या किसी का आंसर 1/5 आएगा? नहीं आएगा, एक ही आंसर आएगा। लेकिन यहाँ तो 3 आंसर आता है, तो ये तो एक आंसर ही आना चाहिए, 3 आंसर तो हो नहीं सकता, ये तो मैथ का सीमा से परे हो जाता है। ठीक है, तो इसी 0/0 को हम लोग लिमिट कहते हैं, इसी 0/0 को लिमिट कहते हैं। तो आप ध्यान से समझते हैं कि ये लिमिट होता क्या है, यानी कि लिमिट है क्या। तो ध्यान से समझे लिमिट है क्या। तो इसके लिए हम लोग ये समझे कि लिमिट होता क्या है, अर्थात सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज लिमिट, व्हाट इज लिमिट। लेकिन इसको समझने से पहले हम लोग कुछ इसका एनवी बता दे। एनवी का मतलब महत्वपूर्ण पॉइंट। ठीक है, लिमिट को याद रखें, लिमिट को, ठीक है, LIM छोटा से LIM या LT,
से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं LIM लिखा रहता है और कहीं कहीं LT से, यानी कि लिमिट को LIM या LT से डिनोट किया जाता है। अर्थात लिमिट इज डिनोटेड बाय LIM और LT। कहीं कहीं पर LIM लिखा रहेगा और कहीं कहीं LT लिखा रहेगा, कुछ इस तरह। जैसे मान लेते हैं इस तरह क्वेश्चन यदि लिखा है LIM, ठीक है, x इस तरह का तीर देकर 4, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है 3x - 4, इस तरह का कोई क्वेश्चन है, बाई 2x + 1, इस तरह का क्वेश्चन है, मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये लिमिट पढ़ेंगे, इसको LIM को यहाँ पर हम लोग लिमिट पढ़ेंगे, ठीक है, अर्थात लिमिट को शॉर्टकट में, या कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिखेगा, हम यहाँ लिख देते हैं, कहीं कहीं ऐसे भी लिखेगा LT x तीर देकर 4, 3x - 4, 2x + 1, ये भी सेम है, LT का मतलब लिमिट हुआ। तो याद रखना है, लिमिट को हम लोग शॉर्टकट में LIM से डिनोट करते हैं या LT से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये तीर का मतलब क्या हुआ, इस तीर का मतलब क्या हुआ, इस तीर को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो तीर को हम लोग पढ़ते हैं, तीर को हम लोग दो नाम से पढ़ते हैं, एक टेंड्स टू, ठीक है, और कहीं कहीं अप्रोच टू, या तो टेंस टू पढ़ते हैं या अप्रोच टू पढ़ते हैं। हम ज्यादातर आपको टेंस टू पढ़ेंगे, टेंस टू, इसको ऐसे पढ़ते हैं, लिमिट x टेंस टू 4, x टेंस टू 4। इस तीर को हम लोग ऐसे नहीं पढ़ेंगे जैसे अभी हम पढ़े थे ना, LT x तीर 4, ऐसे नहीं, वो तो जब हम लोग नहीं सीखे थे तब पढ़ते थे, जैसे कोई स्टूडेंट नहीं जानता होगा तब वो पढ़ेगा, लेकिन जो जब जान जाएगा तब हम लोग ऐसे नहीं पढ़ेंगे, तब हम लोग पढ़ेंगे लिमिट x टेंस टू 4, लिमिट x टेंस टू 4, और ये, ठीक। अब याद रखना है कि ये तो लिमिट हो गया, ये x हो गया, ये टेंस टू 4 हो गया। अब दो चीज समझना है, यहाँ दो चीज समझना है, यहीं पर हम बता देते हैं। यदि हम कहीं ऐसे लिखे या फिर कहीं ऐसे लिखे, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब तो सब जानता है, इक्वल टू होता है, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू, यानी कि x किसके बराबर है, 4 के बराबर है। x = 4 का मतलब हुआ x 4 के बराबर है, अर्थात x एक्यूरेट 4 के बराबर है, ठीक। और इसका मतलब क्या हुआ, अभी हम बताए टेंस टू, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब x 4 के बराबर नहीं है, 4 के आसपास है, 4 के अप्रोक्स है, 4 के आसपास, 4 के एक्यूरेट बराबर नहीं है, दोनों में अंतर है, 4 के बराबर और 4 के आसपास में अंतर है। जैसे इसको समझने के लिए ऐसे समझते हैं हम लोग कि मान लेते हैं कि आपका कुछ दिन का परीक्षा का समय है, ठीक है, आप परीक्षा का तैयारी करने के लिए सवेरे में उठे, ठीक है, तो मन के रात में क्या सोचते होंगे, यदि हम 4 बजे उठ जाते हैं तो अच्छा से तैयारी हो जाता है। तो आप 4 बजे उठते हैं, तो क्या आप 4 बजे नेट डायरेक्ट उठते हैं क्या, नहीं, 4 के आसपास उठते हैं, 4 के आसपास, 4 नेट 4 का मतलब क्या हुआ, 3:59 और 59 सेकेंड, ये 4 हो जाएगा, ठीक, ये 4 हो जाएगा। तो हम लोग नेट 4 बजे तो उठते नहीं है, 4-5 में उठते हैं, या कभी 4 बजने में 5-10 सेकेंड पहले ही रहता है, फिर उठ जाते हैं। तो 4 के आसपास, वही चीज है, ये वही चीज है, ये x टेंस टू 4 का मतलब है 4 के आसपास। इसके बारे में हम वैसे आगे भी बताएंगे, वैसे थोड़ा सा और जानकारी दे देते हैं, थोड़ा सा नंबर लाइन देख लेते हैं। नंबर लाइन, ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन
ठीक, यहाँ पर हम 0 लिखे, यहाँ 1 लिखे, यहाँ 2 लिखे, यहाँ 3 लिखे, यहाँ 4 लिखे, यहाँ 5 लिखे। ठीक है, और हम यहाँ पर ऐसे यदि लिखे x इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 3 का मतलब है x का मान 3, यानी कि ये हुआ ये। ठीक, जो पॉइंट दे रहे हैं जहां 3 है वही हो गया। लेकिन यदि हम x टेंस टू 3 लिखे, इसका मतलब है क्या, 3 के आसपास है, 3 के आसपास। 3 के आसपास का मतलब है 3 नहीं है, 3 नहीं है, 3 से या थोड़ा सा ज्यादा है या तो थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम, उसको हम लोग अप्रोक्स कहेंगे, अप्रोक्स, यानी कि x का मान 3 के अप्रोक्स में है, 3 नहीं है। ठीक है, तो कितना है सर, तो ऐसा भी हो सकता है कि x का मान 3.00000000 बोलते बोलते शाम तक कर लेना है और लास्ट में शाम तक बोलते बोलते 1 लगा देना है, अर्थात x का मान इतना है। या फिर x का मान 2.99999999999999 बोलते रहना है। ठीक है, बोलते रहना है शाम तक, तो x का मान ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ। एक बार फिर से बता देते हैं, यदि x का मान 3 है तो इसका x बराबर 3 है, तो इसका मतलब है कि x का मान 3 ही है। लेकिन x टेंस टू 3 है, इसका मतलब है कि x का मान 3 नहीं है, 3 के आसपास है। तो क्या आसपास है, तो यदि संख्या रेखा पर ये 2 है और ये 3 है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे, या तो x का मान थोड़ा सा आगे होगा 3 से, या x का मान थोड़ा सा पीछे होगा 3, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, 2.5 नहीं, या 2.75 भी नहीं, या 3.25 भी नहीं, 2.75 भी नहीं, 2.7 भी नहीं, 7.5 भी नहीं, यानी 3 का मान थोड़ा सा ज्यादा और थोड़ा सा कम। वैसे अभी हम बताएं, इसके बारे में हम थोड़ा सा और आगे इसमें हम लोग बनाएंगे तो वहां और अच्छा समझेंगे, लेकिन एक बार फिर से बता दें, x इक्वल टू 3 का मतलब है कि x का मान 3 के बराबर है, और x टेंस टू 3 का मतलब है कि x का मान 3 के बराबर नहीं है, 3 के आसपास है। सेम उसी तरह जैसे अभी हम बताए, हम लोग जो जब भी उठते हैं, बोलते हैं ना कि क्या बजे कोई उठा, तो हम लोग बोलते हैं 6:30 बजे उठा, गलत बोलता है, 6:30 बजे उठा, 6:30 के आसपास उठा है, यानी अप्रोक्स, तो वही है ये 6:30 के आसपास का मतलब वही 3 के आसपास है, यानी 3 से थोड़ा या तो ज्यादा होगा या तो 3 से थोड़ा कम होगा। ठीक, वैसे हम इसके बारे में आगे बताएंगे ही। तो ये इतना हम लोग समझ गए, ये इसको हम लोग लिमिट पढ़ेंगे। ये x टेंस टू 4, अर्थात x का मान 4 के आसपास है। ठीक है, 4 के आसपास है, x टेंस टू 4। और इसको क्या पढ़ते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन, इसको हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, यहां पर लिमिट के आगे जो डिजिट लिखा होगा उसको हम लोग एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक, इतना हम लोग समझ गए, इतना हम लोग समझ गए। तो अब हम लोग थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग लिमिट के बारे में कुछ समझे। अब हम लोग ये समझते हैं कि हाउ टू सॉल्व ऑफ लिमिट, लिमिट को कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट को सॉल्व कैसे करेंगे। तो लिमिट को सॉल्व करने से पहले हमको लिमिट पहचानना पड़ेगा कि लिमिट
है कि नहीं है। पहले क्वेश्चन में ये देखेंगे कि वो क्वेश्चन लिमिट का है या नहीं, तो पहचानेंगे कैसे, ठीक है। तो हम लोग ध्यान से देखें लिमिट को कैसे पहचानते हैं। सपोज करते हैं कि एक क्वेश्चन दिया है कि लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 बाय x माइनस 2, ये क्वेश्चन है, ठीक। अभी हम यहां पर x के जगह 1 कर देते हैं और फिर यही क्वेश्चन ले लेते हैं, यहां पर लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 x माइनस 2। ये दो क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। यहां पर ये एक्सप्रेशन है, ये लिमिट है x टेंस टू 1, इसका मतलब है x का मान 1 के आसपास है। 1 के आसपास का मतलब है 1 से थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम, तो 1 बोल सकते हैं हम लोग। 1 के आसपास का मतलब 1 बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सवाल में x के जगह 1 डालेंगे, तो सवाल में यदि हम लोग x के जगह 1 डालते हैं तो कितना हो जाएगा, x के जगह यदि 1 डालते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, x के जगह 1 डालना है तो यहाँ बोल रहा है x का मान 1 के आसपास है, यानी कि 1 है। तो x के जगह 1 डाले तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 बाई 1 माइनस 2, तो कितना हो गया, 1 माइनस 4 बाई माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया, -3 बाय -1, ये कैंसिल हो गया और ये 3, ठीक, ये आया। तो ये लिमिट नहीं है, क्यों नहीं है लिमिट, अभी हम बताए हैं, थोड़ा देर पहले ही बताया। लिमिट वो होगा जो 0/0 के फॉर्म में होगा, 0/0 के फॉर्म में होगा, जो जिसका मान रखने पर 0/0 आ जाएगा वही लिमिट होगा। याद रखें, ये लिमिट का क्वेश्चन नहीं है। क्यों नहीं है सर, क्योंकि यहां पर 0/0 नहीं आया। यदि ऊपर में 0 आ जाए, नीचे में कुछ और आ जाए, फिर भी वो लिमिट का क्वेश्चन नहीं होगा। यदि नीचे में 0 हो जाए, ऊपर में कुछ और आ जाए, फिर भी ये लिमिट का क्वेश्चन नहीं होगा। लिमिट का क्वेश्चन तभी माना जाएगा जब वो 0/0 के फॉर्म में होगा, जिसका मान रखने पर 0/0 के फॉर्म में होगा वही हमारा लिमिट का क्वेश्चन होगा, नहीं तो वो लिमिट का क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक। इतना समझ गए हम लोग। अब यदि हम इस सवाल में x के जगह 2 रखते हैं तब क्या होगा, तो x के जगह यदि 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर, x स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर माइनस 4 बाय 2 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 बाय 2 माइनस 2, अर्थात 0/0। यहां देखना है 0/0 आ गया, ये लिमिट का क्वेश्चन है। एक बार फिर से हम बता दें, किसी भी सवाल को बनाने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो सवाल हम लोग बना रहे हैं वो लिमिट का क्वेश्चन है या नहीं है। तो कैसे समझेंगे, तो x के जगह पर जो मान दिया रहेगा वो मान डालना है, ध्यान से सुनना है। x के जगह पर जो मान दिया होगा वो मान डालना है, और मान डालने पर यदि 0/0 आता है तो वो लिमिट का क्वेश्चन है, और 0/0 नहीं आता है तो लिमिट का क्वेश्चन नहीं है। तो अभी हम लोग इतना समझ गए कौन सा लिमिट का क्वेश्चन है और कौन सा लिमिट का क्वेश्चन नहीं है। इतना समझ गए, ये लिमिट का क्वेश्चन नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ 0/0 नहीं आ रहा है। ये लिमिट का क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि ये 0/0 आ रहा है, ठीक। अब यदि हमको मालूम चल गया कि सर वो लिमिट का क्वेश्चन है, तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो याद रखना है, हम लोग लिमिट के क्वेश्चन को 2 मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है।
दो विधि से सॉल्व करते हैं। ठीक, तो कौन कौन मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं? हम लोग दो मेथड से सॉल्व करेंगे। एक मेथड को बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरे मेथड को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड। ठीक, दो मेथड से हम लोग लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके अलावा तो कोई मेथड ही नहीं है, बस दो मेथड, एक फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड और ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड। तो आज हम बता देते हैं कि सबसे पहले हम लोग इतना तो पहले समझ गए कि कौन सा लिमिट का क्वेश्चन है, कौन सा लिमिट का क्वेश्चन नहीं है। यदि 0/0 यदि नहीं आया तो क्या होगा, समझ गए होंगे, लिमिट नहीं है। यदि क्वेश्चन में x के जगह पर मान डाले, x के जगह पर मान डाले और यदि 0/0 आ गया, अब बहुत स्टूडेंट सोच रहा होगा सर x के जगह पर क्या डाले। अरे क्या डाले, यहाँ पर दिया हुआ है x के जगह पर 1 डालने के लिए, यहाँ दिया हुआ है x के जगह पर 2 डालने के लिए, यहाँ दिया हुआ x के जगह पर 4 डालने। समझ गए कितना डालना है, क्वेश्चन में देता है x के जगह पर कितना डालना है, वो डालेंगे x के जगह पर और 0/0 आ गया तो लिमिट होगा। यदि लिमिट होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो दो मेथड से सॉल्व करेंगे, एक फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। अब समझेंगे कैसे कि कौन सवाल हमारा इस मेथड से सॉल्व होगा, कौन सवाल हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड से सॉल्व होगा। ठीक, तो 2 मिनट में आप लोग भी सीख जाइएगा कि कौन सवाल फैक्टराइजेशन मेथड और कौन सवाल ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड से। ठीक, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड कैसे समझेंगे। यदि हमारा लिमिट हो और इस तरह का कुछ लिखा हो, मान लो इस तरह का कुछ लिखा हो और लिमिट के आगे जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन समझते हैं ना, इसको हम लोग एक्सप्रेशन कहते हैं। जो एक्सप्रेशन है उसमें यदि साइन का चर्चा हो या कॉस का चर्चा हो या टेन का चर्चा हो तो हम समझ जाएंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड से सॉल्व होगा। एक बार फिर से बता दें, यदि एक्सप्रेशन क्या हुआ, फिर से समझ आ जाते हैं। एक्सप्रेशन कहते हैं ये जो लिमिट में जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को एक्सप्रेशन बोलते हैं। संक्षेप में ये समझिए, लिमिट में जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक, अब यदि लिमिट का क्वेश्चन हमारा साइन में हो या कॉस में हो या टेन में हो या कॉट में हो या सेक में हो या कॉसेक में हो, ठीक है, यही ना ट्रिग्नोमेट्रिकल, ये सब में हो तो हमारा जो मेथड से सॉल्व होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड से। जैसे इस तरह का यदि क्वेश्चन हो, लिमिट x टेंस टू π/2 साइन x माइनस π/2 बाय x माइनस π/2, यहां पर देखना है, ये हमारा एक्सप्रेशन है। ये तो ये बता रहा है कि लिमिट है और x का मान इतना डालना है, लेकिन यहां पर देख रहे हैं साइन है। यदि यहां साइन हो, कॉस हो, टेन हो तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड से सॉल्व होगा। ठीक, आप फैक्टराइजेशन मेथड कैसे समझेंगे, तो यही क्वेश्चन ले लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 x² माइनस 4 बाय x माइनस 2। यदि इस एक्सप्रेशन में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक ये सब का चर्चा नहीं हो, अर्थात डिग्री का चर्चा नहीं हो, क्योंकि सबके आगे डिग्री होता है, 10 के आगे डिग्री का चर्चा नहीं होगा। जिस एक्सप्रेशन में डिग्री का चर्चा नहीं होगा वो क्वेश्चन हमारा फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व होगा, और जिस क्वेश्चन में डिग्री का चर्चा यदि होगा तो वो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड से सॉल्व होगा।
नहीं तो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व होगा। ठीक, तो अभी जो एक्सरसाइज जो बनाएंगे उसके लिए जो अभी जितना बताए हैं ये सभी काम आएगा। तो एक बार जितना बताए हैं उसको हम संक्षेप में बता देते हैं जितना हम लोग को जरूरत है। सबसे पहला पॉइंट ये कि कोई भी सवाल बनाएंगे तो पहले ये चेक करेंगे कि वो सवाल लिमिट का है या नहीं। पहले ये चेक करना है कि लिमिट का है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, ध्यान समझना है। कैसे चेक करेंगे, तो x के जगह पर हम लोग मान को रखेंगे। मान को रखने पर यदि 0/0 नहीं आ रहा है तब तो वो लिमिट का क्वेश्चन नहीं है, तब तो हम मान डाल करके छोड़ देंगे। लिमिट का जब क्वेश्चन ही नहीं है तो क्या करेंगे, क्या तब मान डाल करके छोड़ देंगे। लेकिन यदि 0/0 आ रहा है, जैसे यहाँ पर हम देखा है 0/0 आ रहा है, तब हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो दो तरह से सॉल्व करेंगे, या तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे या तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, किस सवाल को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, तो जिस सवाल की एक्सप्रेशन में यदि डिग्री का चर्चा नहीं हो, अर्थात साइन कॉस, क्योंकि साइन के आगे डिग्री लिखा था। यदि हम लोग ऐसे लिखते हैं साइन अल्फा, तो इसका मतलब ये अल्फा क्या हुआ, अल्फा क्या हुआ, ये डिग्री है। अल्फा क्या है, ये डिग्री है। अल्फा तो डिग्री है। तो जिस क्वेश्चन में डिग्री का चर्चा नहीं हो, अर्थात साइन का, कॉस का, टेन का, ये सब का चर्चा नहीं हो, वो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व होगा। और जिसमें डिग्री का चर्चा होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड से सॉल्व होगा। अब फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व होगा, तो ये जो स्टूडेंट क्लास 7 में, 8 में, 9 में, 10th में जो मैथ पढ़ा होगा वो जानता होगा कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। तो फैक्टराइजेशन मेथड समय रूल लागू होता है, जैसे a² - b²। आप तो बहुत स्टूडेंट सोचता होगा हाँ सर ये तो हम जानते हैं, ये तो हम लोग क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। तो वही है फैक्टराइजेशन मेथड। अभी हम बताए ना कि किसी भी क्लास को, किसी भी सीनियर क्लास को पढ़ने के लिए हमको जूनियर का ही कॉन्सेप्ट का यूज होगा। तो यही रूल सबका हमारा यूज होगा। अब कैसे यूज होगा ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि किसी स्टूडेंट को कहीं भी समझने में दिक्कत हो रहा है या कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेजिए। हम हर एक कमेंट को पढ़ते हैं और जो प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को हम अगले वीडियो में पूरी तरह से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो या तो आप इसको पॉज करके उतार सकते हैं या नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेजिएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया तो कहाँ नहीं आया। जो प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को अगले वीडियो में हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पहले एग्जाम्पल को देखेंगे और एग्जाम्पल के बाद हम लोग एक्सरसाइज में आ जाएंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।